नामुमकिन हो चुका था और लोगों की आदत हो गई थी कि आमतौर पर हाइब्रिड या ऑनलाइन पोजीशन में अटेंड कर रहे थे। उसकी वजह से कुछ आज भी ऐसे ही फील हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी ने, चूँकि अब कोविड ख़त्म हो चुका है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपने मेंबरान की अवेयरनेस के लिए, जैसे कि पहले प्रोग्राम करते थे तो कोई प्रोग्राम अरेंज किया जाए। इस वक्त सबसे पहला इवेंट हमने महसूस किया कि इस वक्त सबसे ज़रूरी इवेंट जो है बजट प्रपोजल्स के ऊपर किया जाए। तो आज का बजट प्रपोजल्स आपकी कमेटी ने पहले से फॉरवर्ड किए हुए हैं और आज को डिस्कस करने के लिए आज का प्रोफेशनल डिस्कशन रखा गया है। इसलिए मैं इसको, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं तिलावत कुरान पाक के लिए गुजारिश करूंगा जनाब बासिर बिलाल साहब से कि वो तिलावत करें। बासिर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही। लो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सीपी कन्वीनर जफर साहब से कि वो आए और प्रोग्राम को टेक ओवर करें। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इसकी ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, आई थिंक जो अटेंडेंस हमारी, हाँ, हाँ शमसा रेडी। अच्छा देखें, इसमें ऑलमोस्ट सारे वही लोग हैं जो हमारे लास्ट हमारी जो 2 मीटिंग्स थी, एक्सेप्ट विद बेयरिंग एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू पीपल। जो लोग जो नए हैं, तो थोड़ा सा आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। अच्छा देखें जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली दफ़ा है कि नई कमेटी के आने से पहले हम बजट प्रपोजल्स ऑलरेडी एफबीआर में सबमिट कर चुके हैं। लॉजिकली स्पीकिंग प्री बजट सेमिनार आप करते हैं बजट प्रपोजल भेजने से पहले, तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। तो लिहाजा अब चूंकि बजट भी क्लोज अनाउंस हो चुका है, 10 जून को आ रहा है, तो हमने ये एक प्री बजट डिस्कशन रखा था कि जब बजट प्रपोजल भेजे गए हैं और इस आज तक इस असना में और भी बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स आए हैं जो हम जरूरी समझते हैं कि उसका हम फॉर्मल प्रपोजल का पार्ट बनाएं। अच्छा, इस जिम्न में रेहान साहब की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी बात हुई है चेयरमैन साहब से कि ऑल्दो के एक फॉर्मल कम्युनिके ऑलरेडी हो चुका है एफबीआर के साथ, हम उनको ऑलरेडी मार्च के महीने में भेज चुके हैं। आज हमें आप लोगों की तरफ से कुछ फर्दर जो प्रपोजल्स आएंगे इनकम टैक्स में भी और सेल टैक्स में भी, वो भी हम उनको फॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे। ये बात पर्सनल लेवल पे रेहान साहब की चेयरमैन साहब से हो चुकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंगफुल बनता था कि हम एक प्रोफेशनल डिस्कशन करें। क्या सर? व्हाट? ये क्या है? ये हिच है या ग्लिच है, क्या है भाई? शुड आई कंटिन्यू और नॉट? अच्छा, आज का फॉर्मेट जरा समझ लीजिए। आज का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। इट शुड बी वेरी क्लियर कि इट्स अ प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट ओनली अ डिस्कशन। ये एक सेमिनार और प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के बीच की चीज है। 2 आपके पास प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला आएंगी। एक डायरेक्ट टैक्स कमेटी के कन्वीनर हैं हारिस सुफैल साहब, दूसरा मुर्तजा कुर्बान इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी की। 20-20 मिनट की प्रेजेंटेशन हैं। फिर उसके बाद एक हम आपकी तरफ से हम सजेशंस लेंगे, फीडबैक लेंगे और फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे। और उम्मीद ये है कि हम 2 से 3 दिन में बाय द एंड ऑफ दिस वेरी वीक इंशाल्लाह ताला हम एक लेटर फॉर्मेट पे चेयरमैन साहब को हम ये कम्युनिकेट कर देंगे। अब मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट हारिस सुफैल साहब फॉर his presentation on the direct tax proposals. आइए हारिस। Assalamu alaikum everybody. Good afternoon and a very, very warm welcome. Thank you for all of you for attending this session in physical and all those who are attending this session through the online portal. Thank you for my seniors for giving me this opportunity for presenting these proposals. KTBA के सन 2021-22 के proposals और 22 और 23 के proposals पे काम करने का मौका मिला मुझे जीशान भाई की टीम के साथ। हमने उस वक्त जो proposals प्रेजेंट किए, वी डिसाइडेड कि हम टैक्सेशन मेजर्स
और जो कंप्लायंसेस होती हैं उसको में बाइफरकेट करें। टैक्सेशन साइड को वी डिसाइडेड के लेट्स डिवाइड द प्रपोजल्स इनटू डिस्क्रीट सेक्टर्स। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा एक कॉर्पोरेट कंप्लायंस सेक्टर है, एनपीओज हैं, रियल एस्टेट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सैलरी सेक्टर है, नॉन रेजिडेंट है, उसको उस तरह से डिवाइड करें। जो कंप्लायंस साइड है वहाँ हम एपेलेट प्रोसीडिंग्स एस्पेक्ट को कवर अलग कर लें, जहाँ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑडिट्स की, अमेंडमेंट्स की, उसको अलग कवर कर लें, और जहाँ मेरी पीरियोडिक फाइलिंग है, मुझे रिटर्न फाइल करना है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसको हम अलग कर लें। द पर्पस वाज कि शायद हम इस तरीके से अपने प्रपोजल्स को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली, ज़्यादा क्लियरली एफवीआर तक कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जो ये 22 सही से प्रपोजल हमने बनाए वो भी इसी पैटर्न पे हमने बनाए हैं। हमने जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो वी विल स्टार्ट विद आ गया ओके, या तो फिर इसी को कर दो खाली, इसी को फिर कौन सबसे पहले जो हमने एड्रेस किया वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने किया है कि उनके लिए, उस सेक्टर के लिए कुछ टैक्स में जहां जहां कहीं इंसेंटिव्स दिए प्रपोज कर सके वो करें, ताकि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो उसको हम इनकरेज कर सकें। हमारा पहला प्रपोजल है ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मुतालिक। प्रीवियसली पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन थी उसके ऊपर, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस अ टैक्स क्रेडिट। हमारा इस पे प्रपोजल ये है कि जो लॉ में जो प्रोसीजर्स और जो कंडीशनैलिटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं, फॉर एग्जांपल कंडीशन ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो लेके आए जो प्रीवियसली पाकिस्तान में ना हो। वी अंडरस्टैंड कि एज ऑफ टुडे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये कंडीशंस प्रैक्टिकल नहीं है और जो प्रोसीजर है वो बहुत हिंडरसम है। वी प्रपोज कर उसको सिंप्लीफाई किया जाए ताकि टैक्स पेयर उसको अवेल भी कर सके। सिमिलरली टैक्स क्रेडिट से पहले 65D का टैक्स क्रेडिट था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए, 65A था कि अगर आप अपने सेल्स रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं 90% से अबव तो टैक्स क्रेडिट है। आज वो उन्होंने डिलीट किए हैं। वी प्रपोज के उनको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो एक इंसेंटिव टैक्स क्रेडिट मिले। 65B का टैक्स क्रेडिट है एनहांसमेंट, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन के लिए, वो प्रैक्टिकली आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की टाइमलाइंस है वो आज एप्लीकेबल नहीं है। वी प्रपोज के उसको इनहांस किया जाए ताकि टैक्स पेयर उसको अवेल कर सके। 65D डिलीट कर दिया गया, वी प्रपोज के उसको वापस लाया जाए। 65E भी एज ऑफ टुडे इज अवेलेबल इन द बुक, बट प्रैक्टिकली वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप करने की जो टाइमलाइंस थी वो आज अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली वो टैक्स क्रेडिट आज टैक्स पेयर के पास नहीं है। वी प्रपोज के उसको भी रीइंट्रोड्यूस किया जाए। 64B में आपने टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अगेन the law is there but the timeline to set up the industrial undertaking was till 2019. तो we propose कि उसको extend किया जाए। ये वो proposals हैं कि टैक्स क्रेडिट्स और जहाँ जहाँ टैक्स सील दी जा सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दी जाए ताकि वो उसको इंकरेजमेंट मिले। नेक्स्ट हमने फोकस किया है जनरली हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर या वो AOPs या इंडिविजुअल जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है हमारा, उनके वोज को एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारा पहला प्रपोजल इसमें जो है वो ये है कि आपका टैक्स रेट आज की तारीख में अदर देन स्मॉल कंपनीज 29% है। इसमें अगर आप WWF और WPPF शामिल कर लें 7% तो वो अराउंड 36% बन जाता है, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्वाइट हाई है। आपके रीजन में आप कंपैरेटिव नहीं है इसमें। वी प्रपोज के 2018 में कोशिश की गई थी कि उस रेट को ग्रेजुअली रिड्यूस करके 25% तक लाया जाए, तो वी प्रपोज के उस टैक्स रेट को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए। और सिमिलरली फिर जब आप मेन एंटिटीज का टैक्स रेट रिड्यूस करें तो स्मॉल कंपनीज के रेट को भी आप रिड्यूस करें। द पर्पस इज के आज एक बंदा अपना बिजनेस सेट करता है, वो कंपेयर करता है कि इंडिविजुअल और AOPs के रेट क्या हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के रेट्स क्या हैं, तो देयर मस्ट बी एन इंसेंटिव दैट द बिजनेस बी सेट अप एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। रीजन बीइंग कि उसके पीछे एक रेगुलेटर ICCP, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल है, तो FVR हैज मोर कंफर्ट ऑन देयर डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट प्रपोजल हमारा कि मिनिमम टैक्स के ऊपर। मिनिमम टैक्स में फर्स्ट थिंग ये कि
आपने पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में अंदर कुछ एंटिटीज को, कुछ सेक्टर को एग्जेम्पशंस दी होती हैं कि इनकी टैक्स की एग्जेम्पशन है, लेकिन वहां आपने ये कहा हुआ है कि वो उस एग्जेम्पशन के साथ साथ आपको पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में मिनिमम टैक्स की अलग एग्जेम्पशन भी लेनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली होता है कि कुछ एंटिटीज हैं उनके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एग्जेम्पशन है, वो मिनिमम टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं है, तो वो जब फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं तो कहते हैं वी एंड अप इन द सेम थिंग, इट्स ओनली आई वॉश के जी वो जो आपका नेट प्रॉफिट है उसको 29% नहीं देना, लेकिन आपको टर्नओवर पे 1.5% या 1.25% देना है, तो वो उतना ही टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है, तो द पर्पस इज किल्ड इन दैट वे। तो वी अंडरस्टैंड कि वो जब आपने टैक्स में आपने एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं कि आपने किसी एंटिटी को, किसी सेक्टर को टैक्स की एग्जेम्पशन देनी है, तो इट शुड बी ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस द बोर्ड, मिनिमम टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, उससे एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि ये वाले इस जेब से टैक्स नहीं लेंगे, इस जेब से टैक्स ले लेंगे, दिस शुड नॉट वर्क लाइक दिस। सेकेंडली ये कि मिनिमम टैक्स का रेट जो है वो 1.25% है, आज की तारीख में भी ये रेट बहुत हाइयर है। आपका बिजनेस बहुत लो मार्जिन पे काम करता है, अल्टीमेटली उसके बाद नेट प्रॉफिट जो बचता है, लाइक आपका OMCs हैं वो रेगुलेटेड मार्जिन पे काम कर रही हैं, मोर ऑफन देन नॉट दे एंड अप के जी वो टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन वो उनका जो मिनिमम टैक्स है वो हायर होता है, रिग्रेसिव टैक्स है, इसको रैशनलाइज किया जाए। सिमिलरली आप 183 ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स एक कांस्टेंट इरिटेशन है टैक्स पेयर के लिए, एक इरिटेंट है, उससे कुछ भी अचीव नहीं हो रहा। जब आपके पास मिनिमम टैक्स की रिजीम मौजूद है तो ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स को वी प्रपोज के उसको एबॉलिश किया जाए, उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट प्रपोजल हमारा है डेप्रिसिएशन अलाउंस के ऊपर। आपने सन 2020 में अमेंडमेंट लेके आए, आपके जिस साल में आप एडिशन करते हैं, प्रीवियसली ये था कि जिस साल में एडिशन होती थी आपको उस साल में पूरा डेप्रिसिएशन मिलता था और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था। 2020 में दे चेंज द लॉ, they decided that the depreciation should be bifurcated between the year of acquisition and the year of disposal. It has only caused complexity for a taxpayer. Further ये कि जो जिस साल में लाए थे उस साल के जो डिक्लेरेशन थी IRS फॉर्म, वो they didn't configure in a way कि वो जो है 30 जून तक के एडिशन अलग हो और 1 जुलाई से आगे की एडिशन अलग हो। तो they read the law in a way कि जो 1 जुलाई को जो चेंज आई है वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है, उससे इट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर टैक्स पेयर्स। या तो फिर वो उन्होंने अपनी कंपटीशंस के हिसाब से अपने फॉर्म्स को एडजस्ट किया था, देन या अदरवाइज उन्होंने कंसीड किया ठीक है जी जो अगर अलाउंस रिड्यूस हो रहा है IRS के अंदर तो फिर उसी तरह कर लेते हैं खाम में बाद में लिटिगेशन से बचने के लिए। उससे हमने अचीव कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न है, वो टैक्स जो वहाँ आपको यहाँ अलाउंस यहाँ मिला था वो आपने आधा एयर ऑफ डिस्पोजल भी लगा, सिर्फ एक इरिटेंट है, उसको वी प्रपोज के इसको रिमूव किया जाए और लॉ को उसकी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस इंट्रोड्यूस किया जाए। सेकेंडली अगेन डेप्रिसिएशन के लॉसेस, इट वाज हिस्टोरिकली सेटल्ड के डेप्रिसिएशन के लॉसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई कैपिंग नहीं है, ना टाइम लिमिट ना किसी किस्म की और टाइम लिमिट तो आज भी कोई नहीं उसकी, लेकिन आपने एक कंडीशन ये लगाई कि जो आप डेप्रिसिएशन के लॉसेस क्लेम करेंगे वो 50% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। वी अंडरस्टैंड कि ये जो है जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पोजीशन है डेप्रिसिएशन लॉसेस की, उसको आपने खाम में ट्रेंड किया, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू मेजर है। जब आपका बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो एक इंसेंटिव होता है कि जी वो उसकी अगेंस्ट जो टैक्स डेप्रिसिएशन की शील्ड मिलेगी, उससे आपके आउटलेट्स थोड़े से आपके टैक्स के आउटलेट कम हो जाते हैं, ताकि वो आप जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट जो आपके कैश फ्लो हिट हुई है वो थोड़ी पार्टली कंपनसेट हो जाए। लेकिन इस प्रपोजल से सिर्फ उसको आपने डिस्करेज किया। वी प्रपोज के इस अमेंडमेंट को जो है वो डिलीट किया जाए। एक और चीज डेप्रिसिएशन के मुतालिक रिस्ट्रिक्टिव कॉस्ट ऑफ व्हीकल का प्रोविजन है कि अगर आपकी जो व्हीकल्स हैं उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन से अबव है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा 2.5 मिलियन पे। ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का इशू है कि मतलब वो जिस वक्त लाई गई थी और आज की तारीख में 2.5 मिलियन में हार्डली मेरे ख्याल में 1000 सीसी की गाड़ी आती है। परहैप्स द पर्पस वाज के हायर एंड पे जो व्हीकल्स है उसको टैप करना था, वो आज वो लॉ कुछ एक रिडंडेंट और एक इररिलेवेंट लॉ लग रहा है। इसको वी प्रपोज के इसको एटलीस्ट डबल किया जाए, इस लिमिट को आप 5 मिलियन पे लेके जाएं। अगर आपका मकसद ये है कि आपने हायर एंड व्हीकल्स को टैप करना है तो वो इट शुड बी डबल द लिमिट, 5 मिलियन शुड बी देयर। अब जनरली वी विल से कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन होनी ही नहीं चाहिए। टैक्स पेयर अगर है वो डिक्लेयर्ड उसका पैसा है, अपने इनकम पे टैक्स दे रहा है, उसके डिक्लेयर सोर्सेज से वो खरीद रहा है। अगर वो मार्केट नॉर्म्स हैं कि हायर एग्जेक्टिव्स को बड़ी गाड़ी मिलनी है तो फिर वो एक मार्केट नॉर्म है, वो टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं कि वो डिक्टेट करें कि जी कौन सी चीज करनी कौन सी नहीं करनी। इट्स माई वर्क टू डू माई बिजनेस, योर वर्क इज टू कलेक्ट द टैक्स
not to disturb my way of doing things. एक बहुत अहम प्रपोजल हमारा है कि फाइनेंस एक्ट 2019 में आप अमेंडमेंट लेके आते हैं 108B 27 और 21CA, जहां आपने अपने डीलर के रजिस्टर्ड ना होने की कुछ इम्प्लीकेशंस टैक्स पेयर पे डाल दी थी। आपने कहा कि 108B के अंदर कि अगर आपका डीलर रजिस्टर्ड नहीं है या वो ATL में नहीं है तो उसके मार्जिन 75% ऑफ इस मार्जिन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपने कहा कि 21CA के अंदर कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका नाम ATL में नहीं है, तो उसका कमीशन एक्सपेंस जो है वो एक सर्टेन % से ऊपर वो डिसअलाउ हो जाएगा। दिस लॉ एग्जैक्टली इज व्हाट जो KTB या कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हमेशा से डिस्करेज करती है कि अपने टैक्स की पॉपुलेशन को डिवाइड करें, कौन कंप्लाइंट है कौन नहीं है, चाइनीज वॉल इरेक्ट करें, जो कंप्लाइंट सेक्टर है उसको इनकरेज करें, ना कि कुछ आपने ये किया कि उनके ना रजिस्टर्ड होने का बवाल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर कंप्लाइंट सेक्टर पे डाल दिया। ये दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इट्स FBR जॉब के वो उसको नेट में लेके आए, इट्स नॉट द मैन्युफैक्चरर और सेलर्स जॉब के वो बताया कि जी उसको आप उसकी इम्प्लीकेशन दे। दिस इज कम्प्लीटली अनजस्ट, इसको रिवर्स करना चाहिए। सिमिलरली आपने 21 के अंदर प्रोविजन लेके आया कि अगर आप अपनी सेल अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। ये भी कम्प्लीटली अनजस्ट है। वी प्रपोज कि इसको डू अवे किया जाए। अगर वो अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, पूरा सेक्टर अनरजिस्टर्ड है, बिजनेसेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ इसके अलावा सेल करे, तो इट्स नॉट माई जॉब, इट्स FBR जॉब के वो उसको जाके उनको टैक्स नेट में लेके जाए। विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम मोस्ट कॉम्प्लेक्स विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम आपके 153 और 148 153 के अंदर मेन हमारा प्रपोजल सर्विस सेक्टर के लिए है, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेक्टर प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2015 उसकी जो टैक्स रिडक्शन होती थी इट वाज कवर्ड अंडर एडजस्टेबल टैक्स। आपने उसके बाद उसको मिनिमम टैक्स में लिया। देयर वाज अ बैकग्राउंड ऑन इट। वो एक FTO का जजमेंट था, वो जजमेंट आज की तारीख में प्रेसिडेंट ने जो रिवर्स कर दिया है, अब आज भी मौजूद है। लेकिन लॉ वी प्रपोज के उस लॉ को वापस एडजस्टेबल टैक्स में लेकर आया जाए। वहाँ डिबेट ये थी कि आपने कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन कर दी है। वहाँ उनके लिए मिनिमम टैक्स है तो कॉर्पोरेट के लिए क्यों नहीं है? फ्रॉम कराची टैक्स बार वी नेवर प्रपोज एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर कॉर्पोरेट के लिए आप लेके आए, आप इंडिविजुअल्स और AOP के सेक्टर को भी एडजस्ट करें, उनकी भी वहाँ आपके जो इशूज है उसको एडजस्ट करके उनको भी एडजस्टेबल टैक्स में लेके आए। एडजस्टेबल टैक्स होना चाहिए। उसके लिए आपने फिर मजीद एक चीज ये कि आपने सर्टेन सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर दिए, 14 सेक्टर्स अराउंड, जहां आपने कहा कि इनके लिए विदहोल्डिंग रिड्यूस रेट पे होगी। वी डू नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्टिविटी बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। किस बेसिस पे आपने वो 14 सेक्टर अलग कर दिया? आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन लेके गया आपने उसको रिड्यूस रेट में ले, बाकी को आपने 8% रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि ये इंजीनियरिंग सेक्टर क्या चीज है, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस सर्विसेज क्या है। एक एंट्री है इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन सर्विसेज। पीपल जनरली आस्क के इसमें कौन फॉलो होगा? अगर इस चारों को मिला के पढ़ेंगे कोई एलिजिबल है भी कि नहीं इसके लिए, तो आपने विदहोल्डिंग एजेंट की जिंदगी मुश्किल कर दी। वो बैठ के डिटरमिन करेगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या। आज आपके पास प्लम्बर भी आता है, आपका AC सही करने आता है, ऑफिस में बोलता है जी मैं तो इंजीनियर हूँ ना, मतलब डिफाइंड नहीं है, तो मैं अगर लक भी लगा रहा हूँ तो इंजीनियरिंग है ये, क्योंकि कोई लॉ में डिफाइंड नहीं है। तो वी हैव मेड द लाइफ ऑफ दैट विदहोल्डिंग एजेंट डिफिकल्ट। चीजों को सिंपल करें, एक स्ट्रेट रेट रखें सबके लिए। 8% नहीं कर सकते, 4% पर ले आए, 6% पर ले आए। जो नॉन फाइलर उसके लिए रेट इन्फ्लेट कर दें। ये सेक्टर वाइज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, एडजस्टेबल टैक्स करें। एक और डिबेट आपकी जो है वो पर्टिकुलरली HR मैन पावर सप्लायर वालों के साथ जाएगी, टर्नओवर डेफिनेशन क्या है। दे क्लेम कि जी वो मेरा जो मार्जिन है वो मेरा टर्नओवर है। FBR से जो इनफ्लो जो भी आ रहा है वो आपका टर्नओवर है। वो डिबेट सेपरेट है, उस पर किसी और वक्त में मजीद गुफ्तगू हो सकती है। उस डिबेट वो अल्टीमेटली कोर्ट में जाके फिर बहस होती है, कोर्ट से स्टे मिल जाते हैं लोग। द इजीएस्ट वे आउट के इससे बचा जाए, आप एडजस्टेबल टैक्स रिजीम में ले आए। जिसको अपनी विदहोल्डिंग से बचना है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले ले। इस मिनिमम टैक्स रिजीम से पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जो एनोमली है वो ये है कि अगर आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, विलफर्स ईयर 1 में आपको एडवांस मिलता है। अब वो एडवांस पे डिडक्शन ऑफ टैक्स है। लॉ इफ यू रीड द लॉ द वे इट इज, वो टैक्स मिनिमम टैक्स है। आगे अभी उसके अगेंस्ट कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो टैक्स मिनिमम टैक्स है। नेक्स्ट ईयर में आके जब वो रेवेन्यू बुक होगी तो आपको अक्रूवल बेसिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। तो क्या ये डबल टैक्सेशन है? क्या ये कंकरेंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? इसके ऊपर कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। ये आईरिस का भी इशू है, फॉर्म का हर साल रेज किया जाता है।
इसको भी प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। तो इन चीज़ों से बचने से आसान है कि आप एडजस्टेबल टैक्स रिजीम लें। 148 के अंदर भी सिमिलर इशू है क्लोजिंग स्टॉक का। अब आपका टैक्स कलेक्ट हो गया इंपोर्टेड स्टेज पे, आपका सेल अगले साल हो रही है, वो वहाँ भी इसी किस्म की एनोमली राइज होती है, और वो टैक्स पेयर को आईआरएस फॉर्म के एनोमलीज के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी वो हमें स्टे दे दें जी, वो रिटर्न फाइलिंग के रिटर्न फॉर्म ही सही नहीं है। आईआरएस आज की तारीख में डिक्टेट कर रहा है कि लॉ कैसे पढ़ा जाएगा, इट शुड बी द अदर वे अराउंड, लॉ बताएगा कि आईआरएस को कैसे चलना है, ना कि आईआरएस लॉ को रन करेगा। 148 में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जी आपने जो है 2 साल पीछे 148 की स्कीम को कम्प्लीटली रिवैम्प किया। पहले जो था वो स्टेट ऑफ टैक्स पेयर के हिसाब से था, कलेक्शन स्पेसिफाइड का, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो उसका रेट ये होगा और बाकी सेक्टर्स का रेट ये होगा। फिर नौ आपने उसको पीसीडी हेडिंग वाइज 3 पार्ट्स बना दिए कि अगर एक्सवाइजेड पीसीडी हेडिंग है तो आपकी कलेक्शन इस रेट पे होगी, एक्सवाइजेड पीसीटीज होंगे तो आपकी कलेक्शन इस रेट पे होगी, बाकी को सबको आपने थर्ड पार्ट 3 में डाल दिया। ये बिल्कुल एनोमलस लॉ है, कभी भी पीसीटी हेडिंग नहीं बताती कि कौन सा इंपोर्ट जो है वो रॉ मटेरियल की है, कौन सी इंपोर्ट फिनिश गुड्स की है। ये टैक्स पेयर के ऑपरेशन बताएंगे। पर से आप शुगर मंगाते हैं, अगर वो शुगर इटसेल्फ एक फिनिश गुड्स भी है, वो अगर बेवरेज कंपनी मंगा रही है तो वो उसका रॉ मटेरियल है। आप इंडस्ट्रियल पेंट मंगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पेंट इन इटसेल्फ एक रॉ मटेरियल भी है, इन इटसेल्फ एक फिनिश गुड्स भी है। तो ये लॉ ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के अगेंस्ट है। वी प्रपोज के उसको उसकी ओरिजिनल हालत में वापस लाया जाए। इंडस्ट्री अंडरटेकिंग हो, वो जो चीज मंगाएगी वो रॉ मटेरियल है, ना कि वो उसकी हेडिंग बताएगी आपको। वी फर्दर प्रपोज के 148 के अंदर 72B क्लॉज पार्ट 4 के तहत एग्जेम्पशन का एक प्रोसीजर था, आपने उसको खत्म कर दिया इस रिवेम्बिंग के चक्कर में। ये भी एक खामखा के रिफंड क्रिएट कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि आप का टैक्स पेयर अगर 153 की विदहोल्डिंग एग्जेम्पशन लेने जाता है तो वहां पे वो अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है, उसके बाद भी किसी भी किस्म की कलेक्शन या विदहोल्डिंग अगर हो रही है तो वो सिर्फ रिफंड क्रिएट कर रही है, वो सिर्फ रिफंड्स पाइल अप हो रहे हैं, उसको जो है डू अवे किया जाए, पुरानी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाए। सर्टन हमारी प्रपोजल्स हैं सैलरी टैक्स पेयर के लिए। सेक्शन 13(7) के अंदर जो है वो लॉ है कि बेंचमार्क रेट, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर लोन देता है बेंचमार्क रेट से कम पे या फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दे रहा है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आपने टैक्सेशन रखी हुई है। जनरली वी एबहॉर कि ऐसी किसी किस्म की सारा टैक्स सैलरीड इंडिविजुअल नहीं देना, और सेक्टर से टैक्स ले आके सैलरीड, तो फिर टैक्स भी दे रहा है, रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। एटलीस्ट ये कि उसकी लिमिट आपने 1 मिलियन रखी है, आज की तारीख में 1 मिलियन की लिमिट जो है वो कहीं नहीं खड़ी होती है, उसको एटलीस्ट 2.5 मिलियन पे लेके जाएं। जनरली भी प्रपोज कि आप अपने एफबीआई में एक डायरेक्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बना दें, हर 3 साल बाद देख लिया करें। आपके यहाँ आज इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे है, हर 3 साल बाद आपकी बीटीएल की एग्जामिनेशन की लिमिट्स रिडिकुलस लगती हैं, खुद ही आप इसको सही कर लें, ना कि आपको टैक्स बॉडीज आइडेंटिफाई करेंगे जी अब ये वाली बीटीएल की लिमिट 75,000 जो है इसको 1.25 लाख कर दें, जो सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो लिमिट है उसको बढ़ा दें, या ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल की लिमिट को बढ़ा दें। यू शुड डू दिस एट योर ओन एंड रादर देन पीपल आइडेंटिफाइंग यू। सिमिलरली है जी कि प्रोविडेंट फंड के अंदर प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एग्जेम्पशन 1.5 लाख रुपए पे है, 1.5 लाख की एग्जेम्पशन अमाउंट्स टू नो एग्जेम्पशन। अब अगर आप ने को इंसेंटिव देना था उनको कि जी वो अपने फर्म को अप्रूव कराएं, और अब तो वो पूरा एनओसी का एक रिगरस प्रोसीजर फॉलो करें, उसके बाद भी अगर जो अल्टीमेट बेनिफिट है कि वो अप्रूव कराने से एम्प्लॉय को कुछ फायदा हो जाए, वो प्रैक्टिकली नहीं है, तो फिर इट हैज नो रेलेवेंस। लिमिट को बढ़ाएं आप। अव्वल तो हमारा प्राइम प्रपोजल तो ये है कि अगर वो फंड अप्रूव्ड है तो फिर उसकी कंट्रीब्यूशन जो है टैक्सेबल होनी नहीं चाहिए। वो कोई उसको आज की तारीख में पैसे नहीं मिल रहे एम्प्लॉय को, वो उसके सिर्फ और सिर्फ उसके एक्यूमुलेटेड बैलेंस में जा रहा है वो, तो वो कोई पर से उसको कोई रिसीट नहीं है कि आप उसको टैक्सेशन कर रहे हैं, उसको आप जो है वो उस लॉ को चेंज करें। सिमिलरली ग्रेचुइटी में अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी है तो वो एग्जेम्पशन 75,000 रुपए पे आपने कैप की हुई है, 75,000 अमाउंट टू नथिंग, 75,000 में आज स्मार्टफोन भी नहीं आता। इस लिमिट को भी 10 टाइम्स बढ़ा दें आप, मेरे ख्याल में, पर्सनल व्यू मेरे। नॉन रेजिडेंट्स के मुतालिक हमारे कुछ प्रपोजल है जो ज्यादा इरिटेंट है, जो मेंबर्स ने आइडेंटिफाई किया कि वो नोटिस देते हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के कमिश्नर्स नॉन रेजिडेंट को। लॉ 116 सबसेक्शन 2 में लॉ क्लियर है कि रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है उसको जो कि रेजिडेंट है, लेकिन सबसेक्शन 1 में वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बाइफिकेशन नहीं की। द टैक्स अथॉरिटीज रीड इट इन अ वे कि ओके इट्स फाइन
As far as filing is concerned, non-resident is not required to file, but the commissioner can require him to file such a statement. And this is not the way the law should be done. Commissioner's power is not absolute power. It should be read with the way the law has been written. अगर वो requirement ही नहीं है इस पे return file करने की या wealth file करने की, तो commissioner के पास ही power नहीं होनी चाहिए कि वो उससे call करें. आप इस पे एक explanatory circular या explanatory provision डालें कि ये सिर्फ और सिर्फ resident से call कर सकते हैं. जो चीज फाइलिंग में रिक्वायर्ड नहीं, वो कमिश्नर भी कॉल नहीं कर सकता. सर्टन हमारे प्रपोजल्स हैं एनपीओस के लिए. मोर इंपॉर्टेंट उसमें है कि जो है वो सरप्लस फंड की टैक्सेशन आपने रखी है. आपके कमिश्नर के बाद भी जब मुझे विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट लेने आते हैं 153 का, वी आस्क के जी काइंडली गिव अस द एग्जेम्पशन फॉर डोनेशन, देन दे आर सो क्लियर जैसे कि डोनेशन तो इनकम ही नहीं है, तो उस पर विथहोल्डिंग का सवाल पैदा ही नहीं होता, तो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है. तो फिर ये लॉ कहाँ से आ गया? मतलब अगर 25 जून को किसी एनपीओ को फंड मिले जो 30 जून तक जो है वो स्पेंड नहीं हो सके, पर से वो हॉस्पिटल है, वहाँ कोई कैंसर का मरीज, गुर्दे का मरीज नहीं आया, तो क्या वो 5 दिन में स्पेंडिंग न होने से वो सरप्लस फंड बन जाएगा? नो. The law in itself is principally it's wrong. इसका previous law was quite logical कि अगर आपके surplus funds हैं 25% से ज्यादा, तो you were required to invest them in federal government securities. It was more logical because as an NPO you are receiving funds from interest from the public. So either you spend them for your welfare, or if you have surplus, then you put it in the federal government securities so that the money is not kept idle. वो law बिल्कुल सही था, उसको reintroduce करेंगे. 10% taxation का लॉ गलत है, इसको रिवोक करें. आप अगर आपने टैक्सेशन रखनी भी है तो एटलीस्ट फिर ये कंडीशन लगाएं कि अगर 25% से ज्यादा है और वो फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो तब उस पर टैक्सेशन होनी चाहिए. सिमिलरली एक इरिटेंट है कांस्टेंट जो मेंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉ में लिखा हुआ है रूल्स के अंदर कि 3 साल की एग्जेम्पशन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, लेकिन आईआरएस आपको सिर्फ 6 महीने या साल का लॉ करता है. वो आईआरएस लॉ को डिक्टेट नहीं करेगा, लॉ आईआरएस को डिक्टेट करेगा. इसको जो है आप एड्रेस करें. स्टे. फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने एपिलेट साइट पे जो हमें जो मेंबर्स ने सजेशन दी, उसमें और भी सजेशन है. मेन सजेशन जो है वो स्टे ऑफ डिमांड के ऊपर है. Either it's CIRA or it's tribunal. Practically on ground, there are time limits in the law, but the appellate authorities are giving stay till the decision. वो extension दे देके, because they read it along with Article 199 of the Constitution. तो जो ground realities के आपको law को align करें. अगर एक अपील की hearing हो गई है, decision pending है, तो you should give the power to the appellate authority to till the decision of appeal वो stay दे. उसी स्टे से मुताल्लिक से मिली हुई सजेशन है कि 140 सेक्शन 140 में आपने रिकवरी में के प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि अगर 10% टैक्स पे कर देगा टैक्स पेयर, तो उसको टिल द डिसीजन इन फर्स्ट अपील स्टे मिलेगा. वो 140 में लिखा हुआ है आपने कि थर्ड पार्टी को अप्रोच नहीं कर सकते आप. सिमिलर प्रोविजन रिकवरी की 138 में जहाँ वो मेरे बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है, वहाँ आपने ये 10% का स्टे नहीं रखा हुआ. अब स्टे अगर वो है तो वो फिर कंप्लीट स्टे होना चाहिए, पार्शियल स्टे, क्वाज़ा स्टे नहीं होना चाहिए कि जी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं हो सकता लेकिन अकाउंट अटैच कर सकता है, तो वो अकाउंट अमाउंट टू नो स्टे. एक और सजेशन उसमें ये है कि एट टाइम अनफॉर्चुनेटली दे गो एंड अटैच माय बैंक अकाउंट एंड रिकवर द अमाउंट. अब वो कहते हैं कि मैं 10% रिकवर भी कर लिया, ये रिकवरी है, ये आपकी पेमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्टे नहीं मिलेगा आपको जब तक आप खुद पे नहीं करेंगे. तो ये एनोमलस है. वो टैप मैं खुद पे करूँ या आप रिकवर कर ले, मेरे अकाउंट से पैसे निकलने हैं, तो फिर स्टे उस पर मिलना चाहिए उस पर, अगर आपने 10% अमाउंट कलेक्ट कर लिया. एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रपोजल है जो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी कवर किया है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस के नोटिस के ऊपर. प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली वो वहाँ लॉ लिखा है कि टैक्स पेयर जो है वो फाइल कर सकता है डिसकंटिन्यूएंस का नोटिस, लेकिन वहाँ को क्लैरिटी नहीं कि एंटी कैंसिलेशन टैक्स कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है. रूल्स के अंदर रूल 82(5) में है दिया हुआ है कि जी एंटी एंड कैंसिल का प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे आपने उसको टैप नहीं किया हुआ. ऑन ग्राउंड होता ये है कि आप टैक्स पे नोटिस फाइल कर देता है 117 का, हर साल उसको नोटिस आता है कि जी आप रिटर्न फाइल करें, वो उसका जवाब दे देता है सिंपल वही कि जी मैंने इंटीमेशन कर ली. उसके बाद वो जनरली टू दैट एक्सटेंट तो हार्डशिप नहीं है कि वो फिर उस पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन वी प्रपोज के टाइम उसके अंदर एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया जाए. आप आईआरएस के अंदर फॉर्म लेके आए 117 का, उसके अंदर आप प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर बताएं कि कैसे फाइल होगा. उसके बाद आप कमिश्नर को बाउंड करें कि आप उसके ओपन ईयर के ऑडिट कंप्लीट करके टैक्स डी रजिस्ट्रेशन का उसको ऑर्डर करके दें.
टाइम लाइन दें उसके अंदर आप, अगर आपने नोटिस फाइल किया 117 का और अगर से 3 साल या 4 साल तक किसी किस्म की प्रोसीडिंग नहीं, तो एनटीएन शुड बी डीम्ड टू बी कैंसिल। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो 117 फाइल होता है ये हवा में या ये हॉलो में नहीं होता। अगर कंपनी है तो वो पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस फॉलो करती है, बाइंडिंग अप का प्रोसेस फॉलो करती है, फिर करती है फाइल। अगर वो ब्रांच ऑफिस है या वो लाइसेंस ऑफिस है तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल लेती है, उसके बाद डिसकंटिन्यूस करती है। इंडिविजुअल है तो वो तो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बता देता है कि वो अब आपके ऑफिस नहीं आ सकता, वो जमीन से 4 फुट नीचे है वो। तो 117 के नोटिस के पीछे बेसिस होती है, उसको फिर आप सेंटिफाई करें, उसके बाद टैक्स क्लोजर का प्रोसीजर आइडेंटिफाई करें। थैंक यू सर, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रपोजल। और प्रपोजल्स ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, बाकी जो है वो आप लोग की सजेशन होंगी जो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू। Thank you so much. Now it's time for me to invite Murtaza Qurban for presenting his proposals on the indirect taxes side. Hi, Janab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. बजट प्रपोजल्स लास्ट कमेटी है, जैसे जफर साहब ने पहले भी कहा कि बजट प्रपोजल्स तो पहले ही प्रेजेंट हो चुके हैं। तो बजट प्रपोजल्स जो हम पहले ही प्रेजेंट कर चुके हैं, हम उसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देख लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या बजट प्रपोजल्स प्रेजेंट किए गए हैं। और उसके साथ साथ कुछ हमारी कमेटी ने, जो सब कमेटी थी हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वी हैड अ सिटिंग, वी रिव्यूड दोज बजट प्रपोजल्स, और उसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमने कुछ आइडेंटिफाई किए थे कि ये भी हमें शायद FBR को रिकमेंड करने चाहिए। तो हमने वो पॉइंट्स भी थोड़े से टेकअप किए हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ अगर मेंबर्स की तरफ से कोई भी सजेशंस आती हैं तो वी कैन टेक अप दैट एज वेल। तो हम जो एग्जिस्टिंग हैं, जो हम प्रपोज कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो नए प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर एक वन लाइनर हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई हमने किए हैं, उसके ऊपर साथ साथ हम एक डिस्कशन करते जाते हैं। अगर आप लोगों की तरफ से भी उसमें कोई भी एडिशन हो तो साइड बाय साइड एडिशन भी आप लोग कर सकते हैं कि ये इसमें ये इशू भी कैटर किया जाए। सबसे पहले जो बजट प्रपोजल लास्ट कमेटी ने जो प्रेजेंट किया था, दैट इज चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह इनकम टैक्स में हमारा एक पूरा सेक्शन है जो डिफाइन करता है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगे, और उसके लिए एक एग्जेम्पशन का तरीका है, टैक्स क्रेडिट का तरीका है। रिसेंटली जितनी भी एग्जेम्पशंस थी वो सारी की सारी फाइनेंस सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सारी की सारी एग्जेम्पशंस उन्होंने सेल्स टैक्स में से विदड्रॉ कर ली। तो आज प्रैक्टिकली एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एक NPO है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, उसके लिए आज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके कोई एग्जेम्पशन ले सके। उसको एक तो उस पर स्पेसिफिक एक आइडेंटिफिकेशन ही नहीं दी गई है। जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दी गई है, उसका एक अप्रूवल का प्रोसेस बनाया गया है, इसी तरह सेल्स टैक्स लॉ में भी उसको इनकम टैक्स के साथ ही लिंक कर दें। हमारा प्रपोजल यही है कि उसको इनकम टैक्स के साथ लिंक करके, कि जिस तरह वहां पे अगर आपने एक NPO अप्रूवल ले लिया फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, साइड बाय साइड यू रिकॉग्नाइज दैट इन द सेल्स टैक्स लॉ एज वेल, ताकि जो एग्जेम्पशंस और जो एलिजिबिलिटी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि उसको कॉस्ट अपनी रिड्यूस करनी है, दैट इज वर्किंग ऑन द चैरिटेबल पर्पसेस। तो वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करे, अपना बजट रिड्यूस करे, ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ये एक हमारा फर्स्ट प्रपोजल हमारा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि साइमल्टेनियसली जिस तरह इनकम टैक्स लॉ के अंदर है उसको साथ में लिंक करके और NPO का कॉन्सेप्ट हमारा सेल्स टैक्स लॉ में भी लेके आया जाए, ताकि उसके लिए एक एग्जेम्पशंस का रास्ता खुल जाए और वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और अपना बर्डन कम कर सके। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स,
अच्छा, ये इंट्रोड्यूस किया गया अगेन विद द पर्पस, जैसे इनकम टैक्स में भी हारिस साहब ने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया कि पर्पस ये था कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और अनरजिस्टर्ड पर्संस के साथ बाइंग सेलिंग और उसको रिड्यूस किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ा जाए। बीटीबी का बेसिकली सारा का सारा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज इफेक्टिवली देखने जाएं तो बिजनेसेस के ऊपर ही ये कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। एक कंप्लायंट टैक्स पेयर को ही ओवरबर्डन किया जा रहा है कि इफ यू आर परचेजिंग आप 5%, तो वो 5% अनरजिस्टर्ड आज भी बेयर करने के लिए तैयार नहीं, और वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। और कॉस्ट का पार्ट बनते बनते भी इसको एक ओवर द पीरियड वी आर सेइंग कि बीटीबी के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया है। तो लेट से मैंने अपनी कॉस्ट का पार्ट इसको एक सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए बना लिया, लेकिन एफबीआर की तरफ से जो इसके साथ बीटीबी होना चाहिए वो साथ बाय साथ नजर नहीं आ रहा। तो एक तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर और जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा हूँ और बीटीबी के लिए आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन एफबीआर की तरफ से इसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो वाई बिजनेसेस ये कॉस्ट क्यों बर्दाश्त करे? तो हमारा प्रपोजल ये है कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को इसको खत्म किया जाए। साइमल्टेनियसली एक इसके साथ ही एक एडिशनल प्रपोजल हमने नीचे भी इसको कवर किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए मैं इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का 2% विदहोल्डिंग टैक्स का जो उन्होंने प्रोविजन लेकर आए हैं कि लेट से इफ आई एम मेंटेनिंग ए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल कर रहा हूं, तो आई एम रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड टैक्स 2%। तो ये भी एक अगेन जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है आपने उसको वापस ऑब्लाइज कर दिया कि तुम उससे रिकवर, लेकिन जो पर्पस है उसका कि बीटीबी हो, तो बीटीबी का पर्पस भी तो साथ में अचीव हो। अगर वो बीटीबी का पर्पस अचीव नहीं हो रहा है और मैं सिर्फ अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ और ये कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है टू द सब्सिक्वेंट बायर, तो ये एक सिर्फ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दे रहा है, बाकी इसका कोई पर्पस नहीं है और वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। फर्दर टैक्स भी इसके साथ यही है। फर्दर टैक्स के अंदर हमारे पास 3% अगर मैं अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा हूं तो मुझे फर्दर टैक्स, अगेन ये भी सारा लिंक्ड है विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कि मैं उसको एक ओवरबर्डन करूं 3%। लेकिन आज व्हाट वी आर सीइंग ना बीटीबी हो रही है, अगेन इट हैज ओनली इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और अल्टीमेट कंज्यूमर इससे सफर कर रहा है कि उसको हर चीज महंगी मिल रही है। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड नेचुरल गैस, रिसेंटली ये एक्स्ट्रा टैक्स का जो और इसका रेट इज जो इतना आपके ऊपर टैक्स लगा है दैट इज 17%, लेट से आपके बिजली के बिल के ऊपर लग के आया है, तो एडिशनल 17% आपके बिजली के बिल के ऊपर लग के आएगा अगर आप रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शंस का प्रॉपर इन्होंने केटर नहीं किया है कि क्या एक्सेप्शंस होंगी, किस किस को एक्सेप्शंस मिलेंगी, किस पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए। ब्लैंकेटली जितने भी कमर्शियल हैं, अगर कोई पर्सन है वो सेल्स टैक्स में रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके ऊपर एक प्रोसेस बनाएं, कोई एग्जेम्पशंस का दें कि ये यहाँ पे इसको ये रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो यहाँ पे ये लगना ही नहीं चाहिए। आज प्रैक्टिकली सफर कौन कर रहा है? अगेन बिजनेस इज सफरिंग कि वो जाके केई में जाके खड़ा है कि भाई मैं रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर हाई कोर्ट में जाके खड़ा है कि मैं रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसको रोका जाए, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन इंक्रीजिंग द कॉस्ट, और ट्रांसफर ये सारी की सारी अल्टीमेटली हो रही है टू एंड कंज्यूमर, जो अगेन बिजनेस की कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर रही है, जो कि आज हमारा एक काफी बड़ा मेजर इकोनॉमिक इशू है। अब एक दूसरा जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरी ऑफ सेल्स टैक्स ऑन बैड डेट्स। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एक उन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर लेट से मेरी कोई सेल्स है, मेरी सेल्स जो है वो अगर मैं उसको सेल्स रिटर्न करता हूं तो आई कैन इशू अ क्रेडिट नोट और वो क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्स हो जाएगी। लेकिन सिर्फ सेल रिटर्न के अलावा जनरली हम बिजनेसेस में व्हाट वी सी कि हमारे पास बैड डेट्स भी होते हैं। तो बैड डेट्स को केटर करने के इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ कि लेट्स से इफ आई सोल्ड समवन और वो पैसे रिसीवेबल हैं एंड आई लॉस्ट द प्रिंसिपल, तो आई एम ऑब्लाइज्ड कि मैं उसका आउटपुट टैक्स भी अपनी कॉस्ट बना लूं। तो एटलीस्ट मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई एक प्रिंसिपल का लॉस मैंने बर्दाश्त किया है और वो चीज जो है मुझे रिकवर नहीं हुई है, तो आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट तो एटलीस्ट मुझे दी जाए उसकी, क्योंकि मैंने उसका प्रिंसिपल का भी लॉस बर्दाश्त किया। और अच्छा, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट भी यही है कि आउटपुट सेल्स टैक्स के अंदर कि आई हैव टू ट्रांसफर दिस टैक्स एंड आई एम जस्ट अ कलेक्टिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब मैं कलेक्टिंग एजेंट हूं तो व्हाई द बर्डन शुड बी ऑन मी? प्रिंसिपल तो मैंने हार दिया, प्रिंसिपल ठीक है मेरा लॉस हुआ, मैंने वो राइट ऑफ किया ना, उसके साथ साथ आई एम ऑब्लाइज कि उसका जो आउटपुट टैक्स है वो भी मैं अपनी कॉस्ट बना लूं और वो भी मैं बर्दाश्त करूं। तो इसका कोई एक फिनोमिना लेके आ जाए कि जहां पे जब मैं अपना बैड डेट इसको, और इसको भी आप लिंक कर सकते हैं अगेन सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि वहां पे उन्होंने कुछ कंडीशंस डाल दिए, कुछ क्राइटेरिया डाल दिए कि उसके बाद ये बैड डेट्स अलाउ होगा। तो एज एंड व्हेन वो कंडीशन मीट होती है, यू आर अलाउइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स,
साइमल्टेनियसली इट शुड बी अलाउड फॉर द इनकम फॉर द सेल्स टैक्स, और मैं अपना आउटपुट को रिड्यूस कर सकूं बाय द अमाउंट ऑफ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेमिंग, अगेन जो कॉन्सेप्ट है, जो इनकम टैक्स में भी जो डेप्रिसिएशन को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया और बाकी जो उन्होंने चेंजेस लेकर आए, वो सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं फॉर मेकिंग द मनी, कि शॉर्ट टर्म मेजर्स के थ्रू कैसे हम अपना कैश फ्लो इंक्रीज कर सकें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेमिंग ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स है, ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर नजर आ रहा है विदाउट गवर्नमेंट लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, कि ये उसकी बुक्स के अंदर एक एडजस्टेबल चीज ही पड़ी हुई है और उसको ये रिकॉग्नाइज करनी है, और बिजनेस इसके कैश फ्लो को हिट किया जा रहा है कि आप एटलीस्ट 10% ऑफ आउटपुट आपको पे करना है। तो ये अगेन बिजनेस की कॉस्ट है, उसकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, उसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, तो यू आर फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट थ्रू वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनीज, private companies. So private companies are contributing through income tax, sales tax, and then they are financing you in this way as well, कि मैं अपना आउटपुट को इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करूं विद 90% और मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो ये अगेन दिस इज अ हार्श चेंज फॉर द बिजनेस, और ये जो इसको भी खत्म किया जाए, बिल्कुल डन अवे किया जाए, ताकि ये जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस करेगा। एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट, अगेन रिसेंटली ये जो सारी जितनी भी एग्जेम्पशंस थी वो ब्लैंकेट, उन्होंने जितनी भी एग्जेम्पशंस थी उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो आज ना किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है कि अगर वो कोई प्लांट एंड मशीनरी भी मंगवा रहा है तो उसके पास कोई इवेंचुअलिटी नहीं है कि वो उसको एग्जेम्प्ट करके मंगवाए और उसके ऊपर सेल्स टैक्स एफईडी वगैरह ना लगे, तो उसको भी उसको रेस्टोर किया जाए। जीरो रेटिंग के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के ऊपर ये एक प्रोविजन मौजूद थी कि जिसके थ्रू के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले को जब मैं सप्लाई करता हूं तो दैट इज आल्सो जीरो रेटिंग। तो वो सप्लाई को उन्होंने जीरो रेटिंग खत्म करके आज ईपीसी के अंदर जितने भी मौजूद हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, व्हेन आई एम सप्लाइंग देम उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, और उनकी अल्टीमेट सप्लाई इज जीरो रेटेड, तो अगेन उनका भी रिफंड। तो ये भी एक जो पीछे जो बेसिस नजर आ रही है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, अगेन वो यही है कि कलेक्शन हमारे पास हो जाए, देन देयर इज ए रिफंड। ईपीसी वाला आए, एक्सपोर्टर आए, हमसे रिफंड मांगे, तो हमारे पास कैश कलेक्शन हो गई है। तो अगेन उन्होंने एक टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट करके अपना शॉर्ट टर्म बजटरी टारगेट्स इंप्रूव करने के लिए एक ये इंसेंटिव दिया है, एक ये एक्शन लिया है, इंसेंटिव तो नहीं है, एक्शन लिया है, जिसके थ्रू सारा का सारा वर्किंग कैपिटल स्टक होगा कंपनीज का और गवर्नमेंट वुड बी फाइनेंस्ड। अच्छा, उसके साथ एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिस तरह इनकम टैक्स में हमारे पास एक एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम एडवांस रूलिंग ले सकते हैं कि लेट्स से इफ आई एम अंडरटेकिंग अ मेजर ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर मुझे क्लैरिटी चाहिए कि इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन ना हो, बाद में फ्यूचर के अंदर कोई क्वेश्चन ना हो, सो आई ओप्ट फॉर द एडवांस रूलिंग कि ये मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इस पे मेरा प्रपोज्ड एक्शन ये है, सो आई कैन बी अश्योर कि ये मेरी ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी पुट टू क्वेश्चन इन फ्यूचर। उसके ऊपर एक एडवांस रोलिंग का कॉन्सेप्ट जिस तरह इनकम टैक्स में साइमल्टेनियसली प्रोविजन एक सेल्स टैक्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि एक सेल्स टैक्स में भी उसके पास टैक्स पेयर के पास इवेंचुअलिटी मौजूद हो कि वो उसको एडवांस रोलिंग ले सके। फ्रिक्शन बिटवीन फेडरल एंड रेवेन्यू एंड प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। फेडरल लॉ में ऑल्दो सारी गुड्स कवर्ड है, प्रोविंशियल लॉज के अंदर हमारी सारी सर्विसेज कवर्ड है, लेकिन इसमें आईसीटी का लॉ है, आईसीटी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज कवर्ड है। तो एटलीस्ट एफबीआर, पीआरए, बीआरए जितने भी हैं वो अपनी क्लासिफिकेशन तो एटलीस्ट एक सेम कर सकते हैं कि सेम टैरिफ हेडिंग के अंदर सेम सर्विसेज आ रही हैं, सो इट वुड मेक द लाइफ ऑफ द टैक्स पेयर ईजियर कि हाँ व्हेन ही नीड्स व्हेन सर्विस ही प्रोवाइड्स वो उसको पता होगा कि ये पर्टिकुलर सर्विस इस कोड में आती है, इस पीसीटी हेडिंग में आ रही है, कि उसको हर लॉ में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये सर्विस कहाँ फॉल कर रही है। तो उससे सिंक्रोनाइजेशन भी होगी, इजी भी होगा, रेट में भी सिमिलैरिटी वो डेवलप कर सकते हैं। आज तो एक सर्विस किसी एक लॉ में कहीं आ रही है, दूसरे लॉ में कहीं आ रही है, दूसरे लॉ में अंदर वो नहीं है, तो उसकी वो कैटेगरी ब्रॉड करके उसको एक कोशिश की जाती है कि इसमें इंक्लूड किया जाए। तो इसमें एफबीआर लेवल की, अच्छा फिर इसके साथ साथ ही इनपुट एडजस्टमेंट के ऊपर भी जो इश्यूज हैं, तो सारे के सारे इश्यूज को इनको चाहिए कि प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल जितनी भी अथॉरिटीज हैं उसके साथ बैठ के वहां पे इनके बाद एक साथ इसको सिंक्रोनाइज किया जाए, आपस में लिंकिंग डेवलप की जाए, ताकि इट वुड बी इजियर और आप टैक्स पेयर की जिंदगी को आसान बनाए रादर देन मेकिंग द हैसल फॉर हिम। इनएडमिसिबल इनपुट फॉर स्पेसिफिक, अच्छा सेक्शन 8 के थ्रू उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जैसे ऑफिस इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, अगेन उन्होंने ब्लैंकेटली उसको डिनाई कर दिया कि इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो लेट मी डिसाइड कि ये मेरा इनपुट एलिजिबल है या नहीं, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं, एंड देन
यू शुड ओप्ट कि भाई ये मेरा इनपुट डिसअलाउ। आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके ये इन कैटेगरीज का आपको इनपुट मिलेगा ही नहीं, irrespective of the fact कि let's say construction material I am using it for building of a factory, so मेरी वो taxable supplies के लिए mandatory है। तो इट शुड बी अलाउड कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को रादर देन कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को, कुछ कोड्स को आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि इसका इनपुट नहीं मिलेगा, इट शुड बी बेस्ड ऑन द, और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इज सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट में आप उसको ऑप्शन तो दो कि वो अपना सही रिटर्न फाइल करे। आज आपने सारी की सारी चीजें फिक्स कर दी हैं कि ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, तो सेल्फ असेसमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है अपेरेंटली। तो ये इनएडमिसिबल जो उन्होंने स्पेसिफिक सेक्टर वाइज उन्होंने रखा हुआ है, इसको अबॉलिश करना चाहिए। रिकवरी एक्शन के अंदर जो हमारे पास लॉ है उसमें अपील फाइलिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि यू हैव 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर टू फाइलिंग ऑफ अपील। अच्छा, साइमल्टेनियसली कन्वर्सली, बल्कि कन्वर्सली रिकवरी के लिए उन्होंने क्या दिया, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर आपके पास 30 days हैं। तो जब आप अपील के लिए मुझे 30 days दे रहे हो फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर, सो एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि हाँ ऑर्डर लेट डिलीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है। रिकवरी के लिए भी वही फैक्ट होना चाहिए कि फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर इट शुड बी 30 days, और लिंकिंग होनी चाहिए विद द फाइलिंग ऑफ अपील। तो इसको आप लिंक करें विद 30 days पीरियड, दोनों इट शुड बी बोथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर के साथ ही नोटिस ऑफ डिमांड भी आता है। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डिमांड बिफोर 30 days, मतलब जब तक मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं होगा तब तक तो मेरे तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली इक्वल। तो ये इसको लिंक करवाने की जरूरत है। डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हारिस साहब ने भी बात की कि एनटीएन की डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी कि हमारे पास कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, कोई टाइमलाइंस नहीं है। ऑल्दो सेल्स टैक्स में प्रोसेस बिल्कुल डिफाइंड है और क्लोज भी होता है, लेकिन टाइमलाइन नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे यहाँ पे हमने रेकमेंड किया है कि एटलीस्ट 3 months पीरियड होना चाहिए कि व्हेन आई सबमिटेड द एप्लीकेशन, उसके बाद 3 months पीरियड के अंदर ये डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड, ताकि मुझे अननेसेसरी जो निल फाइलिंग्स हैं, जो अपनी कंप्लायंस है, वो सारी मीट ना करनी पड़े। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर्म। टैक्स रिटर्न फॉर्म में आज ए से लेके आई थिंक जे तक तो एनेक्जर्स पहुंच चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा आसान बनाएं। उसके अंदर इतने एनेक्जर्स हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, स्टॉक की रिकंसिलिएशंस हैं जो कि शायद पर्पस अचीव नहीं करती हैं, और जिनका कोई पर्पस नजर नहीं आता है कि ये इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए कहाँ यूज हो रही है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़े से फॉर्म्स रिड्यूस किए जाएं। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अगेन सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न आने के बाद, अच्छा प्रैक्टिकली व्हाट वी आर सेइंग के सेल्फ असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को वो पीछे हटते जा रहे हैं, और दे आर गाइडिंग यू कि आपको ऐसे ही करना है। लेट्स से वी टेक अ एग्जांपल ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के ऊपर रिटेलर्स के ऊपर 60% स्ट्रेट डिसअलाउंस और कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो आप मुझे ऑप्शन तो दो कि मैं सेल्फ असेसमेंट के थ्रू मैं अपना 60% डिसअलाउ करके उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकूं। आपने डिसअलाउ कर दिया, आपने एचएस कोड की बेस के ऊपर, इनपुट की बेस के ऊपर सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शंस लगा के सारी चीजें आपने अपनी मर्जी के तहत कर ली हैं। तो आज तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का रिटर्न फाइल कर सकूं। तो सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है सेल्स टैक्स में। तो व्हाट यू वांट दैट इज बीइंग फाइल्ड ऑन द आईआरएस पोर्टल। तो आप एग्जैक्टली और इनकम टैक्स के ऊपर आई थिंक देर काफी जो डायरेक्शंस भी ली गई हैं, हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि भाई इसको इनेबल किया जाए कि आप सेल्फ असेसमेंट के लिए फॉर्म को इनेबल करो, फॉर्म को आप ओपन बनाओ कि वो अपनी फाइलिंग्स को एज पर लॉ कर सके, एंड दे आर गिवन द होल अपॉर्चुनिटी टू फाइल देयर स्टेटमेंट अंडर सेल्फ असेसमेंट स्कीम। रिफंड्स का आई थिंक सारे लोग अवेयर हैं कि रिफंड्स का जो क्या प्रोसेस है और क्या है। इनेक्जर एच की फाइलिंग है, उसके अंदर डिलेज हैं, उसके अंदर टाइम लाइन है, उसके ऊपर हमने रिकमेंड किया है कि उसको थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, प्रॉपर्ली उसको फास्ट कोर्स एक्शन में लिया जाए, वहाँ पे फाइलिंग की टाइमलाइंस को भी रिड्यूस किया जाए, वहाँ पे प्रोसेसिंग को भी टाइमलाइंस दी जाए, कि ताकि हर चीज के अंदर देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी कि ये चीज इतने टाइमलाइन में होनी है, अगर नहीं हुई तो उसकी रिपरकशंस क्या है। आज अगर टाइमलाइन भी दी हुई है तो वो कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, वो हम पे डायरेक्शन ही रही है। तो उसको भी एक इस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाए, उसको इस तरीके से कि वो मैंडेटरीली कंप्लाई तो हो। वो टाइमलाइन देने का मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ टाइमलाइन दे दी गई और उसको प्रैक्टिकली फॉलो ना हो, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप आईआरएस के ऊपर सारी चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं तो ऑटोमेशन के थ्रू उसकी रिप्रकशन भी दी जा सकती है कि अगर आपने इस टाइमलाइन में ये एक्शन नहीं किया तो इट शुड बी ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड। तो वो भी, इसको भी सेल्स टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर काफी जगह पे इन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की है, तो इसको भी सेल्स टैक्स में भी साइमल्टेनियसली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और नॉर्मल ऑडिट और असेसमेंट के फंक्शन को सेपरेट करें, क्योंकि दोनों का बिल्कुल डिफरेंट स्कोप है। फ्रॉड की एलिगेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ऑडिट और असेसमेंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उसकी सेपरेशन जो है ना वो मैंडेटरी है कि जहां पे, ताकि उसका अगर लेट्स से इफ ऑफिसर इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग और वो मेरी असेसमेंट में आ रहा है तो ही इज ऑब्वियसली बायस्ड। तो वो जो उसकी बायसनेस है उसको खत्म करने के लिए वी रिकमेंड कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस फंक्शन को, और दो फंक्शन सेपरेटली इसको टेकअप करें। मल्टीपल टाइम लिमिट्स हैं ऑडिट कंक्लूड करने के लिए, तो इसको भी लिंक किया जाए। 25 में अलग है, बाकी सेक्शंस में अलग है, 72 में अलग है, तो इसको भी साथ में लिंक किया जाए विद द रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट एज वेल, ताकि हर चीज के अंदर सिंकिंग हो, लॉ के अंदर सिंकिंग हो, टाइमलाइंस के अंदर सिंकिंग हो, अननेसेसरी बर्डन ना हो टैक्स पेयर के ऊपर। अच्छा, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न विद इनकम टैक्स लायबिलिटी, ऑल्दो ये लास्ट कमेटी की तरफ से प्रपोज था, लेकिन ये एक ऐसा जो हमारी तरफ से प्रपोजल है जो कि फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। सो लेट्स से जहाँ पे डिमांड है तो वो अपनी इंटेंशन के ऊपर जाके और अपनी इनकम टैक्स की डिमांड से एडजस्ट कर लेंगे और रिकवरी कर लेंगे विदाउट नोइंग कि ये इंटेंटेड एक्शन है उसका। तो ये एक फेवरेबल भी है जहां पे एटलीस्ट विदाउट इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर, यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन ये कि विदाउट इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर कि ये डिमांड है, आप ये पे नहीं कर रहे तो आपका ये रिफंड है, हम इससे एडजस्ट करेंगे, वो इंटीमेशन एटलीस्ट मैंडेटरी है कि टैक्स पेयर शुड नो, ही शुड बी अवेयर कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, विदाउट कीपिंग इन टू हिज नॉलेज कि ये इंटेंडेड एक्शन है हमारा, आप एक एक्शन ले लेंगे तो वो तो अवेयर ही नहीं होता है उसके ऊपर कि ये एक्शन हो चुका है। रिकवरी ऑफ सेल्स टैक्स ये प्रायर ट्रांजैक्शंस के ऊपर है कि जहाँ पे जो हमारी पहले हमारे पास क्या था कि इन सेल्स टैक्स के ऊपर मैं विदहोल्डिंग एजेंट भी था और आई वाज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड सेल्स टैक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन ने भी चार्ज किया है। तो वहां पे भी एक जिस तरह इनकम टैक्स में उन्होंने एक रिकवरी की एक्सरसाइज शुरू कर दी है कि वहां पे कि लेट से मैंने वो मॉनिटरिंग के अंदर उन्होंने कहा कि ये आपने इतना टैक्स जमा नहीं कराया, ये आपसे रिकवर होगा। तो आप कॉन्सेप्ट तो देखें, अल्टीमेटली इफ द लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज तो देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो जो पिछले पीरियड्स में जो विदहोल्डिंग एजेंट वाला मेरा पीरियड था वहां पे लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो आई शुड नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू पे दिस टैक्स। हाँ, अलबत्ता पेनल्टी और जहां पे जेन्युइन डिफॉल्ट है पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है, दैट शुड बी लेविड। बट अगेन जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी है सिंस दिस इज डिस्चार्ज, तो ये एक लॉ के अंदर वो अगर कोई ऐसी प्रोविजन डाल दें कि जहां पे अल्टीमेट लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज और वो वहां से उसकी प्रिंसिपल रिकवरी ना हो, तो दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। डिसीजन इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगेन जो हमारा इनकम टैक्स में भी हमने किया है कि जहाँ पे वो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी केस में डिसाइड हो जाएगा है, नॉट डायरेक्टली कि अगर वो सिर्फ मेरे केस में हुआ है किसी और केस में भी हुआ है, तो दैट शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, ना कि सिर्फ कि मैं सबमिशन दे रहा हूँ लेकिन वो कहें कि नहीं ये चैलेंज हुआ है हाई कोर्ट में। तो इफ दैट इज चैलेंज इन हाई कोर्ट तो आपके पास अगेन पावर्स हैं कि आप हाई कोर्ट के बाद अगर उसका डिसीजन अगेंस्ट आता है आपके या फेवर में आता है, यू कैन गो अगेन। तो आप एटलीस्ट जिस स्टेज के ऊपर जो इशू डिसाइडेड है, यू फॉलो द प्रेसिडेंट और वो बाइंडिंग डिसीजन है, आप उसको फॉलो तो करें। इसके अलावा सेल्स टैक्स ऑन टोल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आज एक बहस छिड़ गई है कि फेडरल कह रहा है ये मेरा डोमेन है, प्रोविंस कह रहा है मेरा डोमेन है। तो अगेन जो सफर कर रहा है दैट इज टैक्स पेयर। तो जो सफरिंग ऑफ टैक्स पेयर को रिड्यूस किया जाए आपकी जो भी प्रोविंसेस के साथ उसके अंदर, क्योंकि द टैक्स पेयर इज विलिंग टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, आप सिर्फ ये बता दे कि अब उसको किसके पास डिस्चार्ज करनी है। तो अगर दोनों देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी होना जरूरी है कि सेल्स टोल मैन्युफैक्चरिंग किसके एम्बिट में आएगा, प्रोविंस को देना है या फेडरल को देना है। एक बिजनेस बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस बैंक अकाउंट STR1 फॉर्म के अंदर सेल्स टैक्स के अंदर आपको डिक्लेयर करना है फॉर योर ट्रांजैक्शंस, क्या वो आपकी वैलिड ट्रांजैक्शन है बिजनेस बैंक अकाउंट। लेकिन प्रैक्टिकली आज STR1 फॉर्म ही कोई नहीं है, वी डोंट सी एनी IRS फॉर्म फॉर STR1। तो इसको बेहतर है कि लॉ को अमेंड कर दें। आज सारी चीजें IRS के ऊपर लिंक हो गई हैं, सेक्शन 181 के अंदर बिजनेस बैंक अकाउंट भी हैं और काफी हद तक वो अपडेट भी हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वी सी के वो अपडेट हो चुके हैं। तो यू चेंज द लॉ, STR1 फॉर्म की बजाय आप सेक्शन 1 जो 181 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप इसको लिंक कर दें कि वहां जो बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है फॉर इनकम टैक्स, दैट इज आल्सो योर बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल्स टैक्स। सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर्स फॉर पेमेंट ऑफ, आज इसकी जरूरत ही नहीं है अपेरेंटली, क्योंकि जितनी भी पेमेंट्स होती है दैट इज थ्रू CPR, उसका जो CPR अवेलेबल होता है ऑन रिकॉर्ड और उसके बगैर रिटर्न फाइल ही नहीं होती है।
तो एक सर्टिफिकेट कि हाँ ये रिटर्न फाइल हुई और जितनी भी ड्यू पेमेंट्स थी वो पेमेंट हो चुकी है और वो एक्सटर्नल ऑडिटर से वेरीफाई कराना, ऑल्दो वी डोंट सी इसकी एक प्रैक्टिकली ये फॉलो हो रहा हो, लेकिन अगेन लॉ के अंदर लॉ की क्लीनिंग भी साथ साथ जरूरी है। तो ये लॉ की क्लीनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी कि हमें ये एक रिडंडेंट चीज है जो ना एक प्रैक्टिकली फॉलो हो रही है, ना आज उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको खत्म किया जाए। दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर हमारा एक पॉइंट है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के लिए एक जहाँ पे एक्सपायर्ड गुड्स हैं या गुड्स जो हमारी हैजर्डियस गुड्स हैं जिसको डिस्ट्रॉय करना है, या सेल्स रिटर्न। अच्छा, लॉ ने केटर किया है स्पेसिफिकली ओनली टू सेल्स रिटर्न, कि जहाँ पे एक्सपायरी ऑफ गुड्स है वहां पे सेल्स रिटर्न आती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना है तो यू नीड टू इंटीमेट, बल्कि इंटीमेट नहीं, अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेना है फ्रॉम कमिश्नर कि मैं ये डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ताकि उनकी तरफ से एक बंदा आएगा, वो आके वो उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि ये डिस्ट्रक्शन हुई है, तो फिर मुझे उसका मैं कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट, इसका क्रेडिट नोट और आउटपुट भी रिड्यूस करूंगा और इनपुट भी रिड्यूस करूंगा। अगेन जो मैं इसकी फाइलिंग करते हैं हम प्रैक्टिकली व्हाट वी सी कि जब हम इसकी इंटीमेशन भी देते हैं, उनको बताते हैं, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो मैं अपनी गुड्स को कब तक लेके बैठा रहूं जब तक आप मुझे इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। और कुछ केसेस के अंदर हैजर्डस गुड्स भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं जहाँ पे वो हैजर्डस हैं, जिनको डिस्ट्रॉय करना अर्ली बेसिस के ऊपर डिस्ट्रॉय करना इज मैंडेटरी। तो इसको चेंज किया जाए डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के अंदर। एक तो जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉक है जो एक्सपायर हो गया है और जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है उसको भी कवरेज दी जाए, और साथ इसके अंदर जो रादर देन कि मैं अप्रूवल लूं, मैं इंटीमेशन दूं, टाइम बेस्ड इंटीमेशन दूं कि ये मेरी डेट एंड प्लेस है, 15 days नोटिस आई एम गिविंग इट टू यू, इफ यू वांट टू वेरीफाई, इफ यू वांट टू अटेंड द डिस्ट्रक्शन सेरेमनी, आप आ जाएं वहां पे वेरीफाई कर लें। 15 दिन में इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम नॉट ऑब्लाइज, मैंने आपको इंटीमेट कर दिया कि आई एम डिस्ट्रॉइंग दिस गुड्स। तो अगेन जो बर्डन है फ्रॉम इट शुड शिफ्ट फ्रॉम टैक्स पेयर्स टू द टैक्स अथॉरिटीज फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। तो ये प्रॉम्प्ट एक्शन की उनसे रिक्वायरमेंट है, रादर देन ये नहीं है कि उनको डिनाई किया जाए कि हम फैक्ट्स नहीं देंगे और हम उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। डिस्क्लोजर शुड बी 100%, बट अगेन टाइम बाउंड करें ताकि एक प्रोसेस चलता रहे। डिसअलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स, अगेन ये भी जितना भी सारी की सारी बार, जैसे इनकम टैक्स में भी बताया कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा हूं तो वो 108 और 21L के थ्रू और जो रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे भी कि इफ आई एम सेलिंग सेक्शन 73(4) के तहत अगर मैं इफ आई एम सेलिंग गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो मुझे फर्दर टैक्स लगाना है। मेरा आप इनपुट के ऊपर अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो 5% दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने अगर CNIC नहीं लिया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। फिर उसके साथ साथ आपने एक और लगा दिया कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजिंग की इन अ टैक्स पीरियड 1 million और इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 million, तो आपको प्रोपोर्शनेट इनपुट डिसअलाउड। तो मतलब आप मुझे कह रहे हो कि बिजनेस ही करना छोड़ दो, और ये इन इटसेल्फ एक अगेंस्ट प्रोविजन है। एक जगह आप मुझे कह रहे हो कि NIC लो और एक जगह मुझे कह रहे हो कि 10 million से ऊपर गए तो NIC भी लिया तो कोई फायदा नहीं, आपका इनपुट डिसअलाउ होना है। तो मैं फिर अगर 10 million से ऊपर जा रहा हूं तो मैं तो NIC लेना ही छोड़ दूंगा कि मेरा तो वैसे ही डिसअलाउ होना है, तो मैं NIC लेके क्या करूं। तो इसको भी अलाइन करने की जरूरत है। और अगेन जो बर्डन है वो बर्डन सारा का सारा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे, और साथ में अगर BTB का एक्शन नजर आ रहा हो तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर वुड अलाइन, और वो ये इन चीजों के ऊपर आपको हेल्प भी कर देंगे, लेकिन साथ में BTB का एक्शन भी तो नजर आए। BTB के एक्शन के विदाउट अगर FBR की ये इंटेंशन है कि सिर्फ मैं रेगुलेटेड सेक्टर से ही रिकवर करता जाऊं और उनसे ही उनको ही किसी तरीके से फंसाते जाएं, तो वो प्रोविजंस जो है वो आज इसी तरीके से डिजाइन हुए हैं और उसी तरीके से केटर कर रहे हैं टू गवर्नमेंट नीड्स रादर देन बिजनेस नीड्स। अच्छा, सर्टिफिकेट ये क्या है कि अगर एक कंपनी है, कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर से वो अपनी पेमेंट का प्रूफ लेकर आएंगे कि जितनी भी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी उस साल में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी जमा कराने की, वो सारी की सारी उन्होंने जमा करवा दी है। तो हम आज कह रहे हैं कि आज तो CPR मौजूद है, आज आपको जरूरत क्या है, उसके बगैर रिटर्न फाइल नहीं होता है, तो फिर आज आपको जरूरत ही क्या है सर्टिफिकेट की फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये एक रिडंडेंट प्रोविजन है कि आज तो इसकी प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी थे जो हमारी सब कमेटी की तरफ से हमने रिकमेंड किए थे। ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला हम पहले डिस्कस कर चुके विद परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी थे इसके अंदर, कुछ एग्जिस्टिंग पॉइंट्स भी थे जो हमने बार की तरफ से बजट प्रपोजल्स में प्रेजेंट किए हैं. So this is it from the indirect tax side, or the floor is open for all the members who have joined. कि कुछ questions हो, कुछ suggestions हो, आप email भी कर सकते हैं at bar address, कि वहाँ पे आप कुछ suggestions दे सकें जहाँ पे आप इसको introduce करें. So thank you very much. Thank you very much. Hi, Raza. Hi, Murtaza. वो माइक पे जो जूम पे है या यूट्यूब पे. जी थैंक यू. अच्छा देखिए, एक हम क्लैरिफिकेशन ले आए, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ये. This is not a Q&A session. This is actually taking your suggestions from your side, feedback from your side, any other proposals from your side. अच्छा, जो लोग हमारे साथ Zoom पे और YouTube पे हैं, वो हमें अनाउंस कर दें, माइक्स पे अनाउंस कर दें. ये आप कह रहे हैं उबैद? चैट बॉक्स में मना कर रहे हैं शायद उबैद ना? वो हैंड रेज करके चैट बॉक्स में बता दें, फिर हम उसको माइक पे ले लेंगे. इज दिस? चलो जनाब Ali. We have another 15-20 minutes to take your advices, suggestions, proposals. Income tax में हो या सेल टैक्स में? जी हाँ जी हसन साहब. ये दो अलग अलग चीजें हैं ना. एक तो डिफीटिंग द सेल्फ असेसमेंट प्रोविजन, वो उस पर तो बात हो गई है, लेकिन जो प्रोपोजिशन अभी जो गई है जिसमें मुर्तजा ने बात की, वो ये है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेल टैक्स रिटर्न. जी जी प्लीज. एक चीज और है, रूल्स में देखें ऐसा भी होता है, फॉर्म कुछ आता है और आईआरएस में कुछ और होता है. एक चीज
देखिए मैं हेलो। हसन साहब आपकी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो हम पिछले सालों में भी बहुत दफ़ा बार एसोसिएशन ने, हमारी टैक्स बार एसोसिएशन ने भी, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने भी इस पे काफ़ी यानी खतूत भी लिखे कि जो जब कोई एसआरओ आता है तो उसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो जो बेसिकली रिटर्न फॉर्म आ रहा था उसके हिसाब से होनी चाहिए। मैनुअल रिटर्न कुछ और होती है और जो आईआरएस पे रिटर्न होती है कुछ और होती है। उसके बाद फिर फर्दर सब्सिक्वेंटली रिटर्न आने के बाद आखिरी डेट तक उसमें एनोमलीज रहती हैं और अमेंडमेंट्स होते चले जाते हैं। और यही वजह है कि फिर हम बार एसोसिएशन के लेवल पे मुख्तलिफ औकात में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते थे, परेशानी होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने ये बात भी पहले लिखी है, रिकॉर्ड पे भी है कि क्योंकि ये 2003 में जब ऑर्डिनेंस आया था तो ऑब्वियसली सेल्फ असेसमेंट हो गया था। मैं अपना टैक्स ऑफिसर खुद हूँ, अपने रिटर्न में खुद फाइल कर रहा हूँ। इनको ये सजेशन भी जा चुकी हैं, हम दोबारा भेजेंगे, बार बार भेजेंगे कि हमें रिटर्न जो है हर रिटर्न में, हर कॉलम में, हर लाइन में कोई ना कोई फील्ड ऐसी ओपन रखनी चाहिए जहाँ पर हम अगर कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई फार्मूला आपका गलत है अगर हम उसका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपना टैक्स ऑफिसर खुद हूँ, तो हम उसमें वहाँ पे अमेंडमेंट कर सके। तो आपकी रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है। हम इस दफ़ा दोबारा, बल्कि दोबारा क्या कहूँगा, बल्कि बार बार ही करते हैं, इस दफ़ा दोबारा हम उसको जो है टेकअप करेंगे और उसमें लिखेंगे कि भाई देखिए हमें ये इजाज़त दे दी जाए कि आप ओपन कर दें रिटर्न को जहाँ हमें आप समझते हैं कि गलती हमने की है। रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोविजंस मौजूद है, 122 मौजूद है, 122(5) मौजूद है, मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं। यू कैन ऑलवेज मीन सेंड अस द नोटिस। तो बिल्कुल ठीक है, ये हम इसको टेकअप जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, वेरी वेल टेकन। अशरफ साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी सर। सेक्शन 155 में अगर मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, रेंट मेरी जो लाइबिलिटी बन रही है, क्योंकि अभी नॉर्मल में आ गया ना रेंट, तो वो आप उसको फिर एग्जम्पशन मिल जाए क्या भाई फर्दर उसका टैक्स नहीं काटे, जो विथहोल्डिंग एजेंट जहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, रेंट आउट किया हुआ है और ली भी है, मैंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ली भी है, मैं अपने तरीके से ली है, मगर प्रॉपर उसमें एडिशन कर दें, मैंने ली भी है, एग्जम्पशन ली भी है केस पे। अगर अभी ये है कि वहाँ कुछ जगह दे देते हैं, कुछ जगह मसला आता है, तो इसलिए प्रॉपरली हो जाएगा तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। हाँ मैंने ली है, 155 एग्जम्पशन ली है, 159 लिया था और उसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिया था। क्या दूसरा है? टू का एक ऑप्शन आ जाना चाहिए आरएस के अंदर, रूल 82 का, कि मैं एप्लीकेशन वहाँ सबमिट कर दूं ताकि फिर वो रिकॉर्ड पर आ जाए कि भाई ये एप्लीकेशन सबमिट, वहाँ हम मैन्युअली सबमिट करते हैं तो घूमती रहती है वो। दूसरा उसमें ये हो, उसमें 181 में जब हम फाइल कर देते हैं लिक्विडेशन या आदमी की डेथ पर, तो वो उनका चेक सिस्टम हो जाए कि फर्दर नोटिस कोई इशू नहीं होगी फर्दर ईयर्स के लिए, पुरानी होती रहेगी।
मगर फर्दर ईयर की नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर चेक लगा दीजिए आईरिस के अंदर। सर मेरा मसला ये था कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स इंटीग्रेशन का आजकल इशू चल रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा हार्डशिप क्रिएट कर रहा है, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसमैन है। होता यह है कि एफपीआर बोर्ड से एक लिस्ट आती है तकरीबन 500-600 लोगों की, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से बिजनेसमैन होते हैं। उन तमाम को जो है वो दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है कि 60% तक जो इनपुट इनका डिसअलाउ किया जाता है फ्रॉम द डे ऑफ इश्यूएंस ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द बोर्ड, और सेकेंडली उनको जो है वो कुछ टाइम दिया जाता है, उसके बाद 10 लाख की पेनल्टी दी जाती है। इवन मेरे अपने कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि बहुत छोटे छोटे से बिजनेसमैन थे और उनके साथ ये मसला हुआ, और वो जो है इस वजह से अभी तक बेचारे जो हैं वो उसको इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो काइंडली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर 5 लाख है उनके लिए जो इंटीग्रेशन करा चुके हैं लेकिन उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे, और 10 लाख है उनके लिए जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं कराई। इसमें सजेशन यही है कि जो ये 60% इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है, इसको काइंडली खत्म किया जाए जब तक कि टिल द डिसीजन ऑफ मैटर। छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, रैशनल वो नहीं है। रैशनल ये है कि टीयर 1 है या नहीं। तो लेकिन वो डिसअलाउंस जो है, डिसअलाउंस आपके पास कैरी फॉरवर्ड तो अवेलेबल है, प्रैक्टिकली वो नहीं हो रहा है, लेकिन लीगली आज उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 60% जो आपको डिसअलाउ हुआ है, रिस्ट्रिक्ट हुआ है, डिसअलाउ नहीं हुआ है। क्योंकि जब वो डिसअलाउ करेगा तो ऑर्डर पास करना है। तो आईरिस के ऊपर जो हो रहा है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसको आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपका ये मैटर रिजॉल्व होता है, आप लीगली उसको प्राल से टेकअप करें और फ्यूचर ईयर्स में उसको। तो 60% आपका रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना। डेफिनेशन को थोड़ा सा उसको रैशनलाइज करें, ठीक है सर। प्रपोजल नहीं है। इसको सेपरेटली देख लेंगे, सेपरेटली। although कि हमारी ऑडियंस आज बहुत कम है, लेकिन carry out one presentation. What these questions will be answered. चाहता हूँ मैं बजट के तो हिसाब से तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा कि अमूमन हमें ये नोटिस दे रहे हैं 236K का। 236K में ये प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करते कौन सी आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, सिर्फ अमाउंट चालान होता है। उससे हमारी वो बात मानते नहीं और एडिशन कर देते हैं कि उन्होंने लिख दिया कि भाई आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी 40,000 रुपये कटे हैं, 40 लाख प्रॉपर्टी बना दी, जबकि हमने खरीदी होती 50 लाख में, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस स्टैंपिंग वगैरह दिखाते हैं उसके अंदर। तो बोलते हैं नहीं भाई ये नहीं है ये है। तो कम से कम जो है ना जब हम नोटिस दें 122 होगा तो प्रॉपर्टी मेंशन करते कौन सी प्रॉपर्टी हमने परचेज की है, तो मामला वेल्स में होगा, क्लियर हो जाएगा मैटर। ठीक है ना सर। जी 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 हाँ 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 जी ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं वो हमने दिखाई भी है वेल्स में, दिखाई है, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है।
तो हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, बता भी रहे हैं उनको, हमारी बात को नहीं मान रहे सर वो। हाँ, हमारी बात को नहीं मान रहे हैं ना। जी हाँ, ठीक है, हम ये लिखते भी हैं कि आपने 40,000 हमारे चालान था, वो हमारे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लेम भी किया है हमने, ये भी हम लिखते हैं। प्रॉपर्टी परचेज की थी 40 लाख की नहीं थी, 45 लाख की थी, मगर 40 लाख हमारा 40,000 रुपए टैक्स जो कटा है वो हमने क्लेम भी किया है, मगर वहाँ प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन नहीं होती। CIT अपील मेरे साथ प्रॉब्लम आया है सब जगह कि भाई आपकी मेन कौन सी प्रॉपर्टी हमें क्या पता। तो ये नहीं, जब उनके पास चालान है डिपार्टमेंट के पास तो प्रॉपर्टी मेंशन करके दे दे हमें। दूसरा एक सिर्फ अमाउंट, अर्शद साहब अमाउंट मेंशन है ना चालान में, CPR नंबर हमारे चालान में है मेंशन, ठीक है, हमारे चालान में है मेंशन जो हमारे पास है। उनके नोटिस में नहीं आती, वो नोटिस में हमें 2 लाइन लिखते हैं कि आपने 40,000 का क्लेम किया है, डिडक्शन चालान। वो CPR भी होता है, लेकिन वो CPR वो लिखते हैं नहीं ना कहीं। मेरे साथ ये सिमिलर हुआ था, तो मेरे साथ यही केस हुआ था और उन्होंने एक्चुअली उनकी 2 प्रॉपर्टीज थी, तो मगर ये कि फिर हमने इस तरह से साबित किया कि एक तो रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ला के दे दी कि इस किस प्रॉपर्टी का ये चालान है, नंबर 1। नंबर 2, ये चालान पे रजिस्टर नंबर लिखा होता है उनका, तो सेल डीड पे भी रजिस्टर नंबर होता है, तो वो रजिस्टर नंबर आपस से कोरिलेट करके आपका साबित हो जाता है कि ये सी प्रॉपर्टी का है। मेरा मशवरा ये था कि नोटिस पे लिखकर भिजवा दें हमें कि ये प्रॉपर्टी आपकी पकड़ी गई है। लेकिन मोस्टली तो आ ही जाती, मोस्टली तो लिख देते हैं, मगर ये कि सिर्फ अमाउंट आती है, CPR नंबर आता है। अच्छा, सेकंड मेरा एक सेशन था जो भाई ने सवाल उठाया था टायर 1 वाली बात, तो उसमें जो एक बंदा लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं था सेल्टेक में, उन्होंने जो है ना पहले कंपल्सरी रजिस्टर कर दिया, इसके बाद 5 लाख की पेनल्टी भी लगा दी। अच्छा, 5 लाख की पेनल्टी लगाने के बाद उन्होंने वेव भी कर दी कि भाई गलती से हमने आपको रजिस्टर कर लिया था, मगर रजिस्ट्रेशन जो है ना रजिस्टर्ड जो ओडी रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हो। जब आपने हमारी पेनल्टी वेव कर दी कि हम लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं थे, वहाँ पे खामखा में लगा दिया था, उन्होंने वेव कर दिया। अब रजिस्टर वो लगे पूरा प्रोसीजर अपनाओ, फिर डी रजिस्टर की अप्लाई करो, फना फना फना, तो ये तो एक लंबा तरीका है। जब उन्होंने गलती से उन्होंने रजिस्टर कर दिया तो खुद ही डी रजिस्टर कर दिया, हमारी पेनल्टी वेव कर दी गई हमारी, तो वो भी खत्म कर दें। नहीं, ये भाई के बात से डिलीट करता हूँ, बजट प्रपोजल नहीं बनता था, लेकिन वो सवाल उठाता था, मैंने उनके साथ साथ ये बढ़ा दूं बात को मैं। हाँ I think I'm already इतने audible हैं, the mic on of them. Now I would request Ryan Jafri Saab to give his concluding remarks of this session. As you wish, sir. शुक्रिया जफर साहब, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि ये बेसिकली काफ़ी अरसे बाद हमने फिज़िकल अरेंजमेंट किए थे यहाँ पर सारे, और ये डिस्कशन हुआ है क्योंकि बीच में ज़ाहिर कोविड चल रहा था
और हाइब्रिड भी हुए, मगर वो बहुत ही कहना चाहिए कि उसमें अटेंडेंस ज़ाहिर कम रही क्योंकि कोविड की वजह से लोग आ नहीं रहे थे। प्रपोजल जैसे सबसे पहले तो हारिस तोफैल साहब ने दिए, हारिस तोफैल साहब ने प्रपोजल दिए इनकम टैक्स से रिलेटेड। फाइक भाई ज़रा तवज्जो फरमाइए प्लीज़। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे प्रपोजल ऐसे जो हम पहले जैसे आपको बताया कि भेज चुके थे, और अभी जो सजेशंस आए हैं, अभी जो डिस्कशंस हुए हैं, उसमें भी हम जो तफसीली तौर पर एक दफ़ा और, जैसे चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई और प्रपोजल्स हैं तो आप मुझे भेज दिए, तो हम वो दोबारा टेकअप करेंगे इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज, और हम ये प्रपोजल्स जो है हो सका तो ये फ्राइडे से पहले हम भिजवा देंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो प्रपोजल्स मुर्तज़ा ने दिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, और उसमें भी अगर कोई फर्दर सजेशंस हुई अनाउंसमेंट जैसे आप लोगों ने फरमाया, तो वो भी हम उसको टेकअप करके वो भी हम यानी भिजवा देंगे उनको। अब मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ों को सफ़र करते रहते हैं, अपनी फैसिलिटेशन, जहाँ तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात है या सेल्स टैक्स की बात है, तो फैसिलिटेशन का जो वर्ड है, मैंने पहले भी FBR को बहुत दफ़ा बारहा कराया कि जनाब ये जो है फैसिलिटेशन का वर्ड जो आप लोगों ने एक्सपेंज कर दिया है ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो या सेल्स टैक्स एक्ट हो, तो उस पर भी यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रिकमेंडेशंस हैं वो गई भी हैं और दोबारा भी भेजेंगे हम। फिर जहाँ तक सेल्स टैक्स इसका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिटर्न की सिंप्लिफिकेशन का ताल्लुक है, वो भी प्रपोजल्स तैयार हुई भी हैं, पहले भी गई हैं, दोबारा जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइन अप हुई भी हैं, और मैं बड़ा मशकूर हूँ पुरानी कमेटी का, ज़ीशान मर्चेंट साहब की कमेटी का, जिसमें मुर्तज़ा ने भी काम, इन्होंने भी काम किया, हारिस ने भी काम किया, मुर्तज़ा ने भी काम किया, बजट प्रपोजल्स तैयार किए। ज़ाहिर है कि ये छोटा काम नहीं होता, एक एक सेक्शन को थ्रेश आउट करना, उसमें रिकमेंडेशन तैयार करना, सजेशन भेजना, चाहे वो टैक्स बेस से रिलेटेड हो, इन्हांसमेंट ऑफ टैक्स बेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फैसिलिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ टैक्स बेस से रिलेटेड हो, तो वो बहरहाल सब जो है अपनी जगह पर है, वो जा रही हैं और चली जाएंगी। मैं थोड़ा सा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे आज गैदर हुए हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी जैसे ये ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड से मुराद बजट का ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, लेकिन जैसे ये 221 के रिफंड का इशू अभी चल रहा है, और अभी तक जो है वो डिपार्टमेंट इस चीज़ के बावजूद कि हमने उनको उसकी लीगल इंटरप्रिटेशंस भी बता दी हैं, चीफ कमिश्नर्स, 5 चीफ कमिश्नर्स को यहाँ बुला के उनसे मीटिंग भी कर ली है, और बहुत सारी चीज़ों पे वो एग्री कर भी गए थे, मगर उसके बावजूद अभी तक यानी ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं और नोटिस जो है वो भी मज़ीद नोटिस भी आ रहे हैं। तो मैंने दोबारा ये चीज़ यानी मैं आई एम टेकिंग इट अप विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबॉडी जो भी आजकल एक्टिव हैं, लोग मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये हम दोबारा टेकअप कर रहे हैं और ये जाएगा। एक जो इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट, जी जुबैर साहब, हाँ, तो बार जो मैंने कहा जो भी इस वक्त हायरार्की चल रही है, पॉलिटिकल हायरार्की चल रही है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था, जो यहाँ पे लोग सब बैठे हुए हैं, कि हमारी अभी 3-4 दिन पहले FTO से भी मीटिंग हुई है इस मौजू पे 221 से रिलेटेड, और वो भी इसी पेज पर हैं कि 221 जाहिर है कि इन केसेस में नहीं कर सकते वो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से भी कोई फेवरेबल रिस्पांस, बल्कि वो तो इस सिचुएशन में थे कि उन्होंने कहा कि हम सोमोटो भी करने के यानी के मूड में हैं। तो बहरहाल ये भी एक डोर है जो एक नॉक किया गया है, और वहाँ से भी हो सकता है कि कोई ऐसी फेवरेबल बात आ जाए, और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ज़रा जल्दी इस पे कीजिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है 30 जून है, इन लोगों ने तो अपने बजट वगैरह जो तैयार करने हैं वो तो कर रहे हैं ज़ाहिर है, और अपना जो भी इन्होंने डिमांड्स खड़ी करनी है उस हिसाब से, लेकिन हमें ज़ाहिर है अपना काम करना है, और हम अपना काम कोशिश करेंगे कि
विगरसली उनको फॉलो अप करें और ये पूरी कोशिश होगी बार एसोसिएशन की कि वो एक दफ़ा और इसको परसू करें अखबारात में भी और मुख्तलिफ जगहों पे। तो विद दीज वर्ड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हारिस तुफैल का, मुर्तज़ा कुर्बान का, अपने सीपी कन्वीनर जनाब ज़फ़र साहब का, अपने सेक्रेटरी साहब का और आप तमाम शुरका का जो आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। और ये प्रोग्राम ज़ाहिर है इस साल का पहला प्रोग्राम था, हम ज़ाहिर प्रोग्राम और होते रहेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम पोस्ट बजट होगा, तो लेट अस सी कि अब इस दफ़ा बजट क्या आता है। 10 तारीख को बजट का अनाउंसमेंट है। तो विद दीस वर्ड्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारी कमेटी का पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। आज आपके ये बताता चलूं कि आज आपकी कमेटी ने तमाम मेंबरान की फैसिलिटी के लिए मेडिकल कैंप लगाया हुआ है जिसमें सारे टेस्ट हो रहे हैं, और उसका हमारे साथ एक MOU साइन हो चुका है जिसमें 50% डिस्काउंट्स है मेंबरान के लिए, और वो भी आइंदा उनके चार यूनिट्स हैं अलग अलग जगह पे, वो उसके सारे एड्रेसेस अवेलेबल हैं। जो मेंबरान चाहें अपना कार्ड बनवा के वहाँ से अपने अभी भी आज की तारीख में सारे टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा पूरे साल उनकी तरफ से फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी टेस्ट कराना हो तो वो 50% डिस्काउंट के ऊपर हमारे तमाम मेंबरान को अवेलेबल होगा। मेंबरान्स को फैमिलीज को हो सकता है वो एंटरटेन कर लें, लेकिन जो MOU साइन हुआ है उसमें सिर्फ मेंबरान्स हैं, ओनली मेंबरान्स हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दोनों ऑनरेबल स्पीकर्स को प्रेजेंटेशन पेश किया जाए, मोमेंटो पेश किया जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब रेहान जाफरी साहब से और ज़ुबैर साहब से कि वो आएँ और हारिस तुफैल साहब को मोमेंटो पेश करें। ज़ुबैर साहब, हारिस तुफैल साहब प्लीज तशरीफ लाइए। हारिस तुफैल साहब।